नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नीतीश। रात के 9 बज चुके हैं और छत्तीसगढ़ की खबरों के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेश और जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों से वर्चुअल बैठक कर एक चर्चा की। बैठक में PCC प्रभारी PL पुनिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल रहे। बैठक में सर्वसम्मति से केंद्र सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव को पारित किया है। खाद के दामों में 58% तक बढ़ोतरी किए जाने के मामले में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण कम करने के लिए कांग्रेसी अब बूथ स्तर पर काम करेंगे। इसके लिए कांग्रेसियों द्वारा मेरा बूथ कोरोना मुक्त अभियान भी चलाया जाएगा। वहीं सीएम ने कांग्रेस पदाधिकारियों को ये निर्देश दिए कि जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाएं, ग्रामीणों को वैक्सीनेशन के बारे में जागरूक करें। वहीं कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार के कामकाज का फायदा संबंधित मरीज और उनके परिजनों तक पहुंचाएं। कोरोना गाइडलाइन पालन कराने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें और वैक्सीनेशन पर बीजेपी के आरोपों पर भी कांग्रेस सोशल मीडिया पर अब जवाब देगी। माननीय भूपेश बघेल साहब वर्चुअल मीटिंग को संबोधित किए और इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हमारे संगठन के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया। दूसरी ओर केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार खाद एवं अन्य कृषि सामानों पर 50% से अधिक दाम बढ़ा दिए हैं। इसका निंदा प्रस्ताव आज कार्यकारिणी की बैठक में रखी गई। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी PL पुनिया और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आज वर्चुअल मीटिंग की। बैठक में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से चर्चा की गई। जिले के हालात पर कांग्रेस संगठन और सीएम ने यह मीटिंग रखी थी, जिसमें बलरामपुर जिले के कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी भी शामिल हुए। वर्चुअल मीटिंग में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने यह कहा कि प्रदेश में भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी कोरोना पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेसियों को इससे डटकर मुकाबला करने की सलाह दी है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर झूठ और फरेब की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। इस दौरान बलरामपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने मीटिंग में यह बताया कि जिले में टेस्ट किट की काफी कमी है। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर अफवाहें भी लगातार फैलाई जा रही हैं। और ग्रामीण एरिया में अफवाह है सर। इधर भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री के साथ 12 मई को वर्चुअल मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर और सांसद सुनील सोनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहा है कि चर्चा के लिए मुख्यमंत्री का समय न देना प्रमुख विपक्षी दल का अपमान है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री को सलाह दिया है कि वैक्सीनेशन के लिए गांव-गांव जा रहे कर्मचारियों को सरकार सुरक्षा प्रदान करे और उनका बीमा भी करवाए। वहीं 18+ के वैक्सीनेशन में कांग्रेस के नेताओं के अपने लोगों का वैक्सीनेशन कराए जाने की शिकायत पर कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन के नियम के विरुद्ध वैक्सीनेशन करवाने वालों पर सरकार कार्रवाई करे। उन्होंने ये भी कहा कि अंत्योदय, BPL और APL के लिए एक सेंटर में वैक्सीनेशन की व्यवस्था करें। 18+ वालों के लिए कितनी संख्या में वैक्सीन मंगवाई है और कितना पैसा दिया है, इसकी भी जानकारी दें। पत्रकारों को फ्रंटलाइन वॉरियर्स मानकर जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने यह कहा कि गांव में कोरोना टेस्टिंग में विस्तार होना चाहिए। कम टेस्टिंग की वजह से गांव में कोरोना फैल रहा है। इसी के साथ बृजमोहन अग्रवाल ने यह कहा कि सरकार को घर घर वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, लेकिन वो दारू पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि जब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन बिना किसी अवरोध के हो सकता है तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं। वहीं रायपुर सांसद सुनील सोनी ने कहा कि कोरोना की लड़ाई में छत्तीसगढ़ सरकार अक्षम साबित हो रही है। तो वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी को आमने सामने चर्चा की जिद नहीं करनी चाहिए। और ऐसे समय में जो टीका कर्मी लोग हैं उनके साथ कई जगह दुर्व्यवहार भी हो रहा है, उनके साथ गाली गलौज मारपीट तक की नौबत आ रही है। तो सरकार से हम लोग ये भी मांग किए हैं कि भाई उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए और उनका भी बीमा हो। पत्रकार लोग भी अपनी जान को जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं, तो उनको भी फ्रंटलाइन वर्कर मानकर उनका भी वैक्सीनेशन प्राथमिकता से हो, इसका भी हम लोग मांग किए हैं। आज गांव में व्यापक स्तर पर कोरोना का विस्तार हुआ है। घर घर में खांसी बुखार से लोग पीड़ित हैं। गांव के डॉक्टर लोग उनका इलाज कर रहे हैं और गांव में सैंपलिंग बंद हो गई है, कोई टेस्टिंग हो नहीं रही है, जिसके कारण में सरकारी आंकड़े में प्रतिशत में कमी दिखाई दे रही है। कोरोना संक्रमितों की संख्या दिखाई दे रही है।
लेकिन जांच के दायरा को बढ़ाना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ में 18+ लोगों के लिए वैक्सीनेशन जारी है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने यह बताया कि राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन को 4 कैटेगरी में बांटा है। इसमें बीपीएल कार्डधारियों के लिए 52% और एपीएल कार्डधारियों के लिए 16% है। इसी तरह से अंत्योदय कार्डधारियों के लिए 12% वैक्सीन है, जबकि कोमॉर्बिडिटी और ज्यादा लोगों के संपर्क में आने वालों के लिए 20% वैक्सीनेशन है। सिंहदेव ने यह बताया कि इस 20% में खलासी, ड्राइवर, पत्रकार, सब्जी वाले, दुकानदार, वकील, दुकान में काम करने वालों के साथ ही ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पटेल जैसे दूसरे वर्ग के लोग शामिल हैं। 4 वर्गों में प्राथमिकताएं बांटी गई हैं। 20% उनके लिए जो ज़्यादा लोगों के संपर्क में आके काम करते हैं। कोमॉर्बिडिटी प्राथमिकता है ही, पहली प्राथमिकता कोमॉर्बिडिटी जिनको है वो 20% कैटेगरी में उनके लिए है। अंत्योदय के लिए 12% और बीपीएल के लिए 52% और एपीएल जो शेष बचे उनके लिए 16%। तो इस तरह से 4 कैटेगरी में इसको टीकाकरण को अभी विभक्त किया गया है और हाईकोर्ट का उसके ऊपर जैसा आदेश होगा 17 तारीख को उन्होंने समय दिया है, तो इसको अप्रूव करेंगे तो वैसा, या कोई और डायरेक्शन आएंगे तो वैसा। छत्तीसगढ़ में सभी 18+ लोगों के वैक्सीनेशन का आज दूसरा दिन है। रायपुर में 3 सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे सुबह से लोग लंबी लाइनों में लगकर वैक्सीन लगवाने के लिए उत्सुक नजर आए। हालांकि कुछ व्यवस्थाओं को लेकर लोगों में नाराजगी भी नजर आई। चंगोरा भाटा, बीटीआई ग्राउंड और दीनदयाल ऑडिटोरियम को वैक्सीनेशन के लिए सेंटर बनाया गया है, जहां कई लोग रात से भी लाइन लगे हुए नजर आए। तो इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में कितना उत्साह वैक्सीनेशन को लेकर है। और निश्चित तौर पर ये एक सकारात्मक तस्वीर तीनों ही सेंटर्स की, दीनदयाल ऑडिटोरियम रायपुर, बीटीआई ग्राउंड रायपुर और इसके साथ ही चंगोरा भाटा में जो सेंटर बनाया गया है वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर पर भी अब मिली भगत का खेल जारी हो गया है। बीटीआई ग्राउंड स्थित वैक्सीनेशन सेंटर में नाबालिगों का टोकन वैक्सीन के लिए काट दिया गया था। पहले रजिस्टर में एंट्री भी कर ली गई, लेकिन जब आईबीसी 24 ने इस मामले पर संज्ञान लिया तब इन नाबालिगों का टोकन रद्द हुआ। लोगों का कहना है कि अधिकारियों को ये जानकारी पहले से ही थी। आसपास के लोग पहले ही इसकी कंप्लेन कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके उन नाबालिगों का टोकन रद्द नहीं किया जा रहा था। यही नहीं, वहां के स्टाफ अपने परिचितों का वैक्सीनेशन टोकन ना होने के बावजूद भी करवा रहे हैं। इस पूरे मामले के संज्ञान में आने के बाद अधिकारियों ने टोकन तो रद्द कर दिया, लेकिन पूरे मामले पर लीपापोती करने की कोशिश करते रहे। वहीं नाबालिगों का वैक्सीनेशन एपीएल कार्डधारियों की श्रेणी में किया जा रहा था। मैं यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे टोकन बढ़ चुके थे। मैं आया, टोकन के लिए पूछा तो टोकन वालों ने बोला कि टोकन बढ़ गए हैं। मैं लाइन में रुक के थोड़ा इंतजार कर रहा था। मेरे सामने 18 साल से कम उम्र के 2 लोगों को वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल किया गया, जिनकी उम्र 2 महीना 3 महीना 18 साल से कम थी। बाहर में ऐसा कोई मैसेज नहीं आया जिससे के लिए ये बताए कि बाहर में आप लाइन 200 की लगो या 100 की लगो। लोग अपना टाइम वेस्ट करके सवेरे 4 बजे से लाइन लगे हैं, उसके बाद बता देते हैं कि 100 लोगों को अंदर आ जाओ। उसके बाद अंदर 100 लोगों की लाइन लगती है और हेल्थ डिपार्टमेंट को टैग लगाए हुए लोग अंदर आके अपने लोगों को बोलते हैं कि हम आपको टैग। अप्रैल 2003 के पहले का जन्म है, उसी का रजिस्ट्रेशन होना है। अगर कहीं हमारे 2 चेक पोस्ट हैं, अगर एक जगह कहीं अप्रैल के बाद का है किसी का जन्म 2003 अप्रैल के बाद का, वो एक जगह चेक नहीं हो, दूसरे चेक पॉइंट पे वो पकड़ में आ गया तो उनको मना कर दिया गया कि 18 साल से आपकी उम्र कम है, इसलिए आपको वैक्सीन नहीं लग पाएगा और उनको वापस भेज दिया गया। बस्तर जिले में भी 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीनेशन में तेजी आई है, लेकिन वैक्सीन की डोज सीमित मात्रा में होने के चलते वैक्सीनेशन में ब्रेक लगने की आशंका भी जताई जा रही है। बस्तर जिले में 18 से 44 वर्ष की आयु वालों के लिए 25 और 45+ वालों के लिए 22 केंद्र बनाकर टीकाकरण का काम किया जा रहा है। जिले में वैक्सीन के 15,000 डोज उपलब्ध हैं, तो वहीं जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से 10-10 हजार कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज की खेप का इंतजार कर रहा है। समय पर वैक्सीन की खेप मिलने पर वैक्सीनेशन में तेजी भी आएगी। वहीं शनिवार को बस्तर जिले के टीकाकरण केंद्रों में 89 अंत्योदय, 248 बीपीएल और 329 एपीएल 18 से 44 साल के कुल 666 लोगों का टीकाकरण किया गया है। आने वाले दिनों में जागरूक लोग बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन केंद्रों में पहुंचेंगे, मगर वैक्सीन की उपलब्धता न हो पाने से टीकाकरण का काम पर ग्रहण लग सकता है। अभी हमारे सेंटर
में टीकाकरण चालू है, तो अभी 18+ का भी चल रहा है, प्लस 45+ का भी चल रहा है। अभी क्या है, कुछ वैक्सीन की कमी हो गई है और वैक्सीन आज हमारे रायपुर में लेने गई है गाड़ी, तो पर्याप्त मात्रा में फ़िलहाल तो दोनों वैक्सीन 10-10 हज़ार अलग अलग एज ग्रुप के लिए अभी प्रदान की जा रही है। रायपुर में आज हुई बारिश ने वैक्सीन के रखरखाव की पोल खोल दी है। कोविड स्टेट सेंटर में लाइट जाने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था ही नहीं है। सेंटर में रखे 3 जनरेटर या तो खराब हैं या उनमें डीजल ही नहीं है। आज शाम लाइट जाने के बाद वहां कर्मचारी जनरेटर चालू करने के लिए मशक्कत करते नजर आए। कर्मचारियों ने मेंटेनेंस के लिए अधिकारियों को कई बार पत्र लिखा है, लेकिन बात कागजी कार्रवाई से आगे नहीं बढ़ पाई। जबकि वहां 10 तरह के रूटीन वैक्सीन के साथ कोरोना का टीका भी रखा हुआ है, जिन्हें एक निश्चित तापमान पर ही रखना होता है। वहीं स्टेट वैक्सीन सेंटर का जायजा लिया संवाददाता विनय वर्मा ने। इस बारिश ने एक तरफ जहां मौसम सुहाना कर दिया, वहीं दूसरी तरफ एक नई समस्या लेके आ गए हैं। और देखिए, ये स्टेट का वैक्सीन सेंटर है, यहाँ पर लाइट नहीं है, जबकि ये परमानेंट यहाँ पे लाइट रहती है और यहाँ पर पूरी वैक्सीन यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती है। लाइट नहीं होने के कारण से तमाम जो वैक्सीन है वो ख़राब हो सकती है। इसके वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में यहाँ पर 3 जनरेटर दिए गए हैं। ये लंबे समय के जनरेटर हैं, लेकिन देखिए स्टार्ट नहीं है, जिसके कारण से पूरा जो स्टेट वैक्सीन सेंटर है यहाँ पे अंधेरा है। कर्मचारी कुछ जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए क्या बना रहे हैं, इसमें क्यों नहीं स्टार्ट हो पाई है? इसमें फ्यूल का एयर लेने का प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर रहे हैं। इसमें फ्यूल डाल दिया गया है, जो अभी थोड़ा देर के बाद में इसको चालू कर देंगे। तो कई सारे ये जनरेटर है, 3 जनरेटर दिख रहे हैं, ये क्यों नहीं चालू हो पा रहे हैं? क्या इसमें समस्या आ रही है? इसका एक तो बैटरी का प्रॉब्लम है, इसका बैटरी लो हो चुका है और इसका वही फ्यूल का प्रॉब्लम था, उसको लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये चालू हो जाएगा। इसका मरम्मत के लिए प्रोसीजर चल रहा है अपने विभाग से, तो जल्दी ही ठीक हो पाएगा। ये जो प्रोसीजर है यहाँ पर मरम्मत के जो कर्मचारी बता रहे हैं कि हो जाएगा, इसके लिए जो जानकारी मिली है कि जो विभाग को पत्र लिख दिया गया है। कई बार वहाँ से अधिकारी आकर के यहाँ पे जांच किया उन्होंने अधिकारियों ने, लेकिन अभी तक जो प्रक्रिया है वो नहीं पूरी की जा सकी है, जिसके कारण से जनरेटर तीनों जनरेटर बंद है। बता दें कि यहाँ पे जो कोरोना वैक्सीन के साथ साथ में रूटीन की जो वैक्सीन है 12 तरह की, वो सारी वैक्सीन यहाँ रखी रहती हैं। अगर ये लाइट यहाँ पे नहीं आती है और 2-4-3 घंटे लाइट नहीं आएगी तो सारी वैक्सीन ख़राब हो जाएंगी। सरकार को इस पर ध्यान देना होगा ताकि जो वैक्सीन है, जो लोगों को लगने वाली वैक्सीन है, कहीं वो नुकसान ना हो जाए। कैमरामैन नजीर खान के साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर। करेंगे खबरों का। छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। भाजपा का आरोप प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन और आवश्यक दवाओं की कालाबाजारी हो रही है, लेकिन प्रदेश सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं। विपक्ष के इस आरोप को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा के शासनकाल में छत्तीसगढ़ प्रति व्यक्ति शराब की खपत में देश में अव्वल रहा। लॉकडाउन के कारण शराब दुकानें बंद थी, लोग स्प्रिट समेत अन्य नशीली दवाइयां पीकर मर रहे थे और इसलिए ये फैसला लेना जरूरी था। जहां तक शराबबंदी का सवाल है, उस पर विशेषज्ञों की राय ली गई है। नोटबंदी की तरह शराबबंदी नहीं की जा सकती, वैकल्पिक चीजें ढूंढी जाएंगी। इसी के साथ रायपुर से आपको ये बड़ी खबर भी बता दें कि रायपुर में आज जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हुई है। माफ कीजिएगा, सिरप पीने की वजह से पंडरी इलाके में 2 भाइयों के साथ ही 3 लोगों की इस मामले में मौत हुई है। 4 लोगों ने इस जहरीले सिरप का सेवन किया था। बताया जा रहा है कि होम्योपैथी की दुकान से ये सिरप लेकर इन चारों ने पिया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। सिविल लाइन थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पहले से फिर एक सिरप और पिए थे उन लोग, जो रात में पिए और सुबह। तो परिजनों की भी बात हमने इसमें सुनी। ये शीशी भी आप देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि सिरप की ये जो बोतल है इसमें नकली सिरप थी, जहरीली सिरप थी, जिसके सेवन के बाद 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 2 भाई थे। 4 लोगों ने इस जहरीले सिरप का सेवन किया था। पंडरी इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। हालांकि इस तरह की घटनाएं जो है वो सवाल भी उठाती हैं कि किस तरह से लोगों में नशे की तलब है कि लोग अपनी जान की परवाह किए बिना इस तरह की नकली और जहरीली चीजों का सेवन कर लेते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। एक और मामला पंडरी का यहाँ आया है, जहां पर
4 लोगों ने इस जहरीली सिरप का सेवन किया, उनमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि परिजनों का कहना है कि होम्योपैथी की दुकान से इस जहरीली सिरप को खरीदा गया और 4 ने इसका सेवन किया, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं चौथे का इलाज उस वक्त जारी है। होम्योपैथी दुकान से इस सिरप को लाकर इन लोगों ने इसका सेवन किया है। आपको बता दें कि पंडरी इलाके का ये पूरा मामला है। पुलिस इसमें कार्रवाई की बात कह रही है। सवाल कई उठते हैं कि आखिर ये जहरीली सिरप क्या नकली थी या इसका ओवरडोज हुआ है, किस तरह से क्या कार्रवाई होगी, ये भी आपको जानकारी अवश्य देंगे। लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ, जो दूसरा सिरप पिए थे ना उसको। लेकिन IBC 24 आप दर्शकों से ये अपील जरूर करता है कि बाजारों में नकली, जहरीली हर तरह की चीजें उपलब्ध हैं, मगर खरीदते वक्त आप भी जागरूक रहें, इसका सेवन करते वक्त आप भी जागरूक रहें, क्योंकि आपकी जिंदगी, आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। बेचने वाला तो कार्रवाई बेचने वाले पर होगी ही, लेकिन खरीदने वाला भी जागरूक रहे और सतर्क रहे। इस खबर का जायजा लिया हमारे सहयोगी तहसीन जैदी ने। ऐसा ही एक मामला राजधानी रायपुर के पंडरी इलाके में भी देखने में आया है, जहां पे 4 लोगों ने एक किसी आयुर्वेदिक दुकान से एक सिरप लिया है और पीने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी है और उसमें इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। यहां पे हम बात करते हैं जो उनके साथ में जो एक देवी सिंह हैं, वो उनकी तबीयत अभी ठीक है। हम उनसे जानते हैं कि ये सिरप कहां से लाए थे और क्या इनके द्वारा पिया गया था और कितने का लाते थे। ये जो आप लोग लाए थे, कब लाए थे, कहां से लाए थे और कितने का लाते थे? पैसे का नहीं मालूम। वो मेरा भाई है ना, छोटा, वो जो हमारा है ना यहाँ का, वो मेरे को यहाँ खड़ा करवाता तो खुद जाता था लेने के लिए। किस जगह से? ये पंडरी अपना मारुति शोरूम के सामने क्या है? आयुर्वेदिक दवाई वाला है। अच्छा। वहाँ से लाते थे, क्या बोल के लाते थे पता नहीं। हाँ। ला के इधर पीते थे हम लोग। तो उस बार गया था, दूसरा दवाई दिया था उसको। हाँ। 2020 का दिया था उसे। अच्छा। उसी में सबका पेट जलना चालू हो गया। एक एक करके गुजरे हैं सब। अच्छा। पूरा जलन हो गया था शरीर। मेरे भी हुआ तो मैं तो उल्टी से निकाल दिया था, मैं बच गया, बाकी तीनों नहीं बचे। कि ये जो है क्या पता लगा था, क्या आपको पता चल पाया था? पहले उसको जलन हुआ, उसको लेके गए हॉस्पिटल, तो डॉक्टर, वो भाई थे मेरे, वो ताया के लड़के थे छोटे वाले, तो उनको लेके गए हॉस्पिटल पहले। तो उसके बाद उनको बोले, पहले वो फेस फेंका मुंह से, खून नून निकला मुंह से, फिर डॉक्टर ने बताया कि अटैक की वजह से उसकी वो हुई है। आपके पति थे, तो क्या अब किस तरीके से आप कार्रवाई चाहते हैं? जिन लोग भी बेच रहे सर, बिना पर्ची के उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि ले रहे दवाई तो ऐसे व्यक्ति को दो जिनको जरूरत है, जिनको जरूरत है ही नहीं उनको मौत की और क्यों ढकेल रहे। अब परिवार की भी ये मांग है कि ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अब देखने वाली बात होगी कि कुल 6 मौतें होने के बाद भी प्रशासन और पुलिस के कान पे जू रेंग पाती है कि नहीं। अब किस तरीके की बड़ी कार्रवाई प्रशासन करता है, अब आने वाले समय में पता लग पाएगा। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। कोरोना के संक्रमण के दौरान मरीजों को अस्पताल में बिस्तर की जानकारी देने वाली वेबसाइट बंद हो गई है। इसका संचालन स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला के निर्देशन पर हो रहा था, जिसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, प्राइवेट हॉस्पिटल बोर्ड सहित तमाम समाज सेवी संगठन जुड़े हुए थे। उद्देश्य था कि अस्पताल में एडमिट होने के लिए परेशान मरीजों और परिजनों को सरकारी के साथ साथ निजी अस्पतालों में सामान्य बिस्तर, ऑक्सीजन वाले बेड, HDU और ICU बेड की जानकारी उपलब्ध कराना। टेक्निकल एक्सपर्ट्स की टीम ने न केवल रायपुर के सभी अस्पतालों को इस वेबसाइट के माध्यम से जोड़ा, बल्कि ऐप की भी तैयारी की जा रही थी। cgcovidjansahayata.com नाम की इस वेबसाइट से सरकारी वेबसाइट को भी जोड़ दिया गया था, जिसमें सरकारी अस्पतालों में बेड सहित तमाम सुविधाएं मरीजों को मिल रही थी। मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी भी लोगों को दी थी, लेकिन 4 दिन के बाद ही इस वेबसाइट को वापस से बंद कर दिया गया। वहीं बताया जा रहा है कि इस वेबसाइट के संचालन में विवाद है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने आज कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। अब शादियों और अंत्येष्टियों में 10 व्यक्ति से अधिक की उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा, तो वहीं धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और अन्य आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। त्योहारों के संबंध में धर्मगुरुओं से ये अपील की गई कि वो कार्यक्रमों में भीड़भाड़ न करने और व्यक्तिगत रूप से त्योहार मनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें। तो वहीं होम आइसोलेशन प्रोटोकॉल के पालन की समय समय पर अब जांच की जाए। साथ ही ये भी ध्यान रखा जाए कि वो सार्वजनिक जगहों पर शामिल न हो सके। इधर बस्तर में वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को डीएमएफटी फंड से 3 एम्बुलेंस मिली है, जिन्हें संसदीय सचिव और विधायक रेखचंद जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये एम्बुलेंस अब धर्मपुरा कोविड सेंटर, महारानी हॉस्पिटल और स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय से उपलब्ध रहेगी, जिससे कोविड मरीजों को इमरजेंसी में मेडिकल कॉलेज और महारानी हॉस्पिटल लाने में सहायक होगी। इससे पूर्व संभाग मुख्यालय में 34 एम्बुलेंस भी सेवारत हैं। स्वास्थ्य विभाग को 3 और एम्बुलेंस मिलने से इनकी संख्या 37 हो गई है और एम्बुलेंस मिलने से इनकी संख्या 37 हो गई है। दुर्ग जिले में एम्बुलेंस की भारी किल्लत को देखते हुए युवाओं ने अपनी महंगी लग्जरी गाड़ियों को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया। इन युवाओं की ओर से संचालित एम्बुलेंस ने सही समय पर कई लोगों को अस्पताल पहुंचाया। कोरोना संक्रमण ने जहां अपनों को दूर कर दिया है, तो वहीं कई पराये लोग मदद को आगे आ रहे हैं। दूसरे के दर्द और मजबूरी को देखकर शहर के युवा अलग अलग ढंग से मदद के लिए अपने हाथ बढ़ा रहे हैं। भिलाई के प्रवीण, सैयद और उनके 4 दोस्तों ने मिलकर दुर्ग जिले में फ्री एम्बुलेंस सेवा को शुरू किया है। जहां सरकारी एम्बुलेंस के कर्मचारी कोविड मरीजों को हाथ लगाने से कतराते हैं, ऐसे में ये युवा पीपीई किट पहनकर उन्हें हर तरह से मदद कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लेकर अपना नंबर वायरल किया और अब तक वे 35 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल पहुंचा चुके हैं। 24 अप्रैल की बात है। मेरे एक मित्र हैं जो पुरैना के निवासी हैं, उनकी मृत्यु हो गई। उनका अभाव यह था कि उनको गाड़ी नहीं मिली। वहाँ से अपने को बहुत ज़्यादा ही तकलीफ लगी चीज़ सुन के। फिर हम सोचे हम क्यों ना, हमारे पास गाड़ी है अवेलेबल, हम क्यों ना गाड़ी दे सकें। उस दिन हमने चालू किया इस मुहिम को। हमने सोशल मीडिया का सब सहारा लिया और जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं उनका सहारा लेके हम लोगों तक पहुंचाए अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स। रात को, दिन को, हम कभी भी हमारे पास फ़ोन आया तो तुरंत हम जो भी गाड़ी खाली रहती थी उसको कन्वे कर देता था और तुरंत वो गाड़ी 15 से 20 मिनट में वहाँ पहुँच के पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल छोड़ना या हॉस्पिटल से किसी को घर आना है वो लाना ले जाना हमने किया। कोरोना संक्रमण के चलते अभी सीमित संख्या में स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, जिसके चलते काफी संख्या में टिकट चेकिंग स्टाफ और आरपीएफ स्टाफ खाली है। ऐसे में रेलवे ने इस मैन पावर का उपयोग यात्रियों को जागरूक करने के कार्य में लेने का फैसला किया है। रायपुर समेत सभी रेलवे स्टेशन में बिना मास्क के प्रवेश और घूमने पर रोक लगाई गई है। ऐसे में जो यात्री बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं, उनके खिलाफ रेलवे की ओर से चलानी कार्रवाई की जा रही है। टिकट चेकिंग स्टाफ का ये मानना है कि रेलवे के आला अधिकारी भी कोरोना को लेकर बेहद गंभीर हैं और इसलिए जरा भी लापरवाही या चूक ना हो, इसलिए स्टाफ को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। पूरे पैसेंजर लोग। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबरें मध्य प्रदेश की। नमस्कार।